लास्ट क्लास में हम पढ़े थे रिटेनिंग वॉल। आज की रिटेनिंग वॉल की जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग रिटेनिंग वॉल का बेसिक डेफिनेशंस, कंपोनेंट टाइप्स एंड फोर्स टेक्निक ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग वॉल, ये हम लोग पढ़े थे। आज मोस्टली लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह की फेलियर्स होते हैं और उनके प्रिवेंशंस के लिए क्या मेजरमेंट हो सकते हैं या रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं और कैसे हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग उसमें तो बड़े लेवल पे अगर डिजाइनिंग कर रहे हैं, जैसे RCC का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, RCC में पढ़ते हैं चीज़ें, बीम की डिजाइनिंग हो, स्लैब की डिजाइनिंग हो, कॉलम की डिजाइनिंग हो, तो उसके टर्म में हम लोग कैसे इसको रेक्टिफाई और जस्टिफाई करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो ये हमारा ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल था, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल हो गया। और ये हमारा हिल और ये टू, और इस साइड में अगर बैकफिल भरा है तो ये हो गया अपर ग्राउंड लेवल। और जो इस तरह सर्विस रोड है या जो बाईपास रोड दिए हैं, इधर हो गया लोअर ग्राउंड लेवल, ये बैकफिल है। तो रिटेनिंग वॉल एरिया में जो मेजर फोर्स होता है या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइड, अगर हम बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड अगर अर्थ प्रेशर, तो मेन कंपोनेंट अगर फोर्स का देखें जिसकी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं वो अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर का ये आपका जो टोटल प्रेशर होता है कि इसका फार्मूला क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए। तो फार्मूला में बताया था कि जो अर्थ प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इस तरह से, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं तो आता था हाफ के मीन्स होता है अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ये तीन टाइप के होते हैं अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। एक तो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, दूसरा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एंड अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट एट रेस्ट। ये तीन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का अर्थ प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। और गामा और एच स्क्वायर, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल का स्क्वायर। तो मैं बताया था कि ये CG से ये बॉटम से ये CG पे लगता है, CG के थ्रू ये पास होता है टोटल प्रेशर। तो अगर मोमेंट निकालेंगे तो उसमें बेस के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू अबाउट बेस ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो ये हो जाएगा P इंटू अब बेस से कितने डिस्टेंस पे लग रहा था ये h/3, तो h/3 को मल्टीप्लाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट हो गया। अब ये P और h/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें 3, तो ये हो गया 1/6 और हो जाएगा K गामा H3। तो बेस के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे तो ये आएगा। तो मैक्सिमम या जो कह सकते हैं फेलियर एजेंट है एक तरीका से फोर्स एक्सटर्नल लोड हुआ है अर्थ प्रेशर। अगर इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन नहीं, अलोंग द डायरेक्शन, यानी उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन के डायरेक्शन में भी इसको क्या करेगा, या तो रिटेनिंग वॉल को इधर की तरफ पुश करेगा या तो इसको ओवरटर्न करेगा। जो मेन फेलियर होता है, जो मेजर फेलियर होता है रिटेनिंग वॉल, उसमें से फर्स्ट फेलियर है आपका ओवरटर्निंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो मेजर फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल, उसमें से फर्स्ट है क्या है, ओवरटर्निंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। ओवरटर्निंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। अब ओवरटर्निंग कैसे होगा, ओवरटर्निंग फोर्स क्या है,
अब ओवर टर्निंग मोमेंट हम लोग निकालते हैं, तो ओवर टर्निंग मोमेंट हो गया। तो इसका मतलब ओवर टर्निंग है। अब इसको आपको रेक्टिफाई करना है, इसको आपको रजिस्ट कराना है, रजिस्ट कराना है, क्योंकि आपको तो बैलेंस रखना चाहिए, आप इंजीनियर हैं तो आपको बैलेंस रखना चाहिए, तो रजिस्ट कराना है। रजिस्ट के लिए होना चाहिए रजिस्टेंस। अगर आप परफेक्टली वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और फेलियर से रोकना है आपको, तो क्या होना चाहिए, जो रजिस्टिंग फोर्स है, तो जो रोकने के लिए, अपोज करने के लिए जो फोर्स है, क्या रजिस्टिंग फोर्स। क्योंकि टर्म हो रहा है तो मोमेंट यहाँ पे आगे आएगा, तो यहाँ पे लेगा रजिस्टिंग मोमेंट। तो अब मोमेंट अगर ओवर टर्न कर रहा है तो रोकने के लिए भी क्या होना चाहिए आपके पास, मोमेंट ही होना चाहिए। तो उस मोमेंट को हम बोल रहे हैं रजिस्टिंग मोमेंट। तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओवर टर्निंग मोमेंट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो मोमेंट ओवर टर्न कर रहा है स्टेम को, ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग मोमेंट, मोमेंट। ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आपको रोकना है बैलेंस कंडीशन में, या न्यूट्रल कंडीशन अगर बना है तो तो ये फॉलो होना चाहिए, रजिस्टिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओवर टर्निंग मोमेंट। तो ये आपको यहाँ फॉलो कराना पड़ेगा। अब जब भी हम लोग रिटर्निंग वॉल की डिजाइनिंग करते हैं तो ये फेलियर चेक करते हैं, मेजर फेलियर जो होता है ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग, और स्लाइडिंग के तीसरी जो फेलियर होती है बियरिंग फेलियर या टेंशन फेलियर। एंड फोर्थ अगर देखते हैं बियरिंग फेलियर इन केस ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। तो ये चार फेलियर अगर हम देखें तो होते हैं, फर्स्ट होता है, फर्स्ट वन इज ओवर टर्निंग ऑफ रिटर्निंग वॉल, दूसरा स्लाइडिंग ऑफ मोमेंट रिटर्निंग वॉल, एंड थर्ड टेंशन फेलियर, एंड फोर्थ बियरिंग फेलियर। तो ये चार फेलियर हैं जो जनरली ओवर जो रिटर्निंग वॉल है उसके ऊपर हम लोग उस पर वो फेल करते हैं और उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। अब अगर हम लोग दो फेलियर को इग्नोर भी कर देते हैं तो मेन जो फेलियर होते हैं रिटर्निंग वॉल के वो होते हैं ओवर टर्निंग रिटर्निंग वॉल, ओवर टर्निंग फेलियर ऑफ रिटर्निंग वॉल, दूसरा स्लाइडिंग फेलियर। तो कम से कम एटलीस्ट दो जो मेजर फेलियर हैं और उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम लोग रिटेनिंग वॉल की डिजाइनिंग करते हैं, प्रोसेक्शन हम लोग डिसाइड कर लिए कि प्रोसेक्शन ये है, एनफोर्समेंट स्टेम के अंदर इतना है, टू के अंदर इतना है, हील के अंदर इतना है, हम लोग परफेक्टली जैसे आरसीसी में डिज़ाइन करते हैं उस तरह से हम लोग डिजाइनिंग कर दिए हैं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि रिटेनिंग वॉल जो हम लोग डिजाइनिंग की है वो ओके है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक अप्लाई करते हैं। और चेक अप्लाई किस में करेंगे, जो मेजर फेलियर्स होते हैं रिटेनिंग वॉल के, जैसे ओवर टर्निंग फेलियर और स्लाइडिंग फेलियर, तो ये दोनों हम लोग चेक करेंगे, ओवर टर्निंग फेलियर। तो ओवर टर्निंग फेलियर को रोकना है तो मैं बताया कि रजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा ओवर टर्निंग जो मोमेंट है, जो मोमेंट जनरेट होगा रिटेनिंग वॉल को, स्टेम को ओवर टर्न करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो रजिस्टिंग मोमेंट जनरेट होगा रिटेनिंग वॉल के अंदर से, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ओवर टर्निंग मोमेंट से। तो यह तो हो गया कि अब कितना वैल्यू होना चाहिए। इसको अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज़्यादा सेफ रखें ताकि हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स और लगने के बाद जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करें हमेशा, तो जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करते हैं, तो जब हम लोग चेक करेंगे, तो चेक जब हम लोग करेंगे, चेक अप्लाई करेंगे, चेक अप्लाई करेंगे, चेक फॉर ओवर टर्निंग ऑफ रिटर्निंग वॉल, तो चेक में चेक फॉर ओवर टर्निंग ऑफ रिटर्निंग वॉल, इसमें इसमें आपका हो जाएगा रजिस्टिंग मोमेंट, रजिस्टिंग रजिस्टिंग मोमेंट, रजिस्टिंग मोमेंट, मोमेंट डिवाइड बाय ओवर टर्निंग मोमेंट। अगर इस कंडीशन से हम लोग देखें, सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग मोमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया, 1। यहाँ से अगर हम लोग ये कंडीशन बनाएंगे तो 1,
लेकिन अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड कर देंगे और सेव करेंगे इसको, फैक्टर ऑफ आफ्टर इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देन द चेक ऑफ ओवर टर्निंग ऑफ रिटेनिंग वॉल is also written as is also written as overturning overturning moment divided by resisting moment divided by overturning moment is greater than 1.55, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ये कंडीशन। तो आफ्टर इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फार्मूला आपका जो 1 था ये हो जाएगा 1.55, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये हमेशा इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस दैन 1.55। ये रेशियो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिटेनिंग वॉल है वो ओवर टर्निंग में सेफ है, वो ओवर टर्निंग में सेफ है। तो ये होता है पहला फेलियर, पहला मेजर फेलियर, ओवर टर्निंग ऑफ रिटेनिंग वॉल, ओवर टर्निंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। सेकेंड फेलियर को हम देखें, सेकेंड फेलियर होता है स्लाइडिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। सेकेंड फेलियर हो जाएगा स्लाइडिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। सेकेंड फेलियर हो जाएगा स्लाइडिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल, स्लाइडिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल। अब स्लाइडिंग कैसे होगा, तो ये हमारा रिटेनिंग वॉल है और स्लाइडिंग भी यही अर्थ प्रेशर करेगा P, जो टोटल अर्थ प्रेशर की वैल्यू है P, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और बेस से रजिस्ट हो रहा है कहीं से, यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स कहीं जनरेट हो रहा है, तो ये ओवरटर्न नहीं हो रहा है, तो ये आगे की तरफ ये बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस मिल रहा है, इसके नीचे जो बेस स्लैब है वो स्मूथ है, तो इसका मतलब सीयर है कह सकते हैं, यहाँ से कोई रजिस्टिंग फोर्स जनरेट नहीं हो रहा, तो ये ओवर टर्निंग की बजाय ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड पी की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, उसको रोकने के लिए जो फोर्स जनरेट होना चाहिए वो कम है, तो ये आगे की तरफ अगर मूव हो जा रहा है ड्यू टू टोटल अर्थ प्रेशर, तो इसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल, यानी फेलियर स्लाइडिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल, स्लाइडिंग फेलियर इसे बोलते हैं, स्लाइडिंग फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल। अब ये स्लाइडिंग फेलियर हो रहा है, अब इसको रोकना है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये बैलेंस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, या अब अगर इसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो अगर ये मूवमेंट हो रहा है अर्थ प्रेशर के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके सरफेस पे यानी जो बेस लैंड है वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, बेसिक फार्मूला V/N होता है रिएक्शन, और रिएक्शन कैसे जनरेट होगा, ये सेल्फ वेट के कारण जनरेट होगा, तो यहाँ पे W आ जाएगा, टोटल सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, तो ये हो गया सेल्फ वेट, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स हो जाएगा म्यू W, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर स्लाइडिंग नहीं होना, स्लाइडिंग फेलियर को रजिस्ट कराना है, हम लोग बोल रहे हैं कि स्लाइडिंग फेलियर नहीं हो रहा है रिटेनिंग वॉल का, इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टोटल अर्थ प्रेशर, तो उसकी वैल्यू μ/W, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू μ/W की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, स्लाइडिंग फोर्स ये होना चाहिए। अब ये तो कंडीशन हो गया कि ये हमारा रजिस्ट है, लेकिन अगर इसके अलावा हम लोग अभी डिजाइनिंग करके चले हैं और बाहर से किसी और एक्सटर्नल लोड, कोई भी एक्सटर्नल लोड और क्रिएट कर दिया कि कोई और बढ़ गया, पता चलिए कंडीशन फेल हो जाएगा, तो हम एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर चेक जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, जो चेक करते हैं कि स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं, फाइनली चेक के लिए, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स
फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई टोटल lateral force on retaining wall, total lateral lateral force on retaining wall, on retaining wall। ठीक है, अब ये कंडीशन हम लोग यहीं से उठा लिए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आफ्टर इंक्लूडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, after including factor of safety, so this shape is also written as friction force means mu into w डिवाइड बाई, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, डिवाइड बाई टोटल लेटरल फोर्स। अगर मैं पी लेके चल रहा हूँ तो पी, कैपिटल पी ग्रेटर देन इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी को दूसरा वन की जगह क्या जाएगा 1.40, तो ये हो जाएगा चेक फॉर स्लाइडिंग फेलियर। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है इसका मतलब रिटेनिंग वॉल के अंदर स्लाइडिंग हो रहा है, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो स्लाइडिंग होगा। तो ये हम लोग इस तरह से यहाँ चेक करते हैं स्लाइडिंग फेलियर रिमूव हो रहा है कि नहीं, स्लाइडिंग फेलियर हो रहा है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। थर्ड फेलियर की अगर बात करें टेंशन फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल, तो मैं बताया था कि कभी भी ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर हैवी कंक्रीट स्ट्रक्चर है रिटेनिंग वॉल, जैसे डैम होते हैं, ग्रेवी डैम हो गया, ऐसे ये भी होते हैं हैवी स्ट्रक्चर है, तो इस केस में टेंशन जनरेट नहीं होना चाहिए। और टेंशन को रजिस्ट कराना है तो इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफरिंग फोर्स है जो ऊपर से ट्रांसफ़र होकर सॉइल के अंदर जा रहा है, अब वो कंप्रेसिव नेचर का, वो टेंशन क्रिएट नहीं कर रहा है, यानी मिडिल थर्ड रूल फॉलो हो रहा है तो टेंशन क्रिएट नहीं होगा। अगर मिडिल थर्ड रूल फॉलो नहीं होगा तो टेंशन क्रिएट होगा, और टेंशन अगर क्रिएट होगा तो वह डिफरेंट टाइप्स के फेलियर क्रिएट करेगा, और उसको टेंशन को रजिस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ये आपके ऊपर आएगा। तो टेंशन को हम लोग रिमूव करना होता है, तो थर्ड फेलियर यही है टेंशन फेलियर। तो जो टेंशन फेलियर की क्रिएट करने के लिए जो फोर्स जनरेट होगा बेस के पास, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिटेनिंग वॉल का ये बेस स्लैब है, ये बेस स्लैब है, और आपका जो सेल्फ वेट है डब्ल्यू यहाँ पे काम कर रहा है, और पी कहीं और से पास हो रहा था, और जो रिजल्टेंट आर है पी और डब्ल्यू का आर यहाँ से पास हो रहा है, और ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, और ये आपका बी की वैल्यू है, बिरता बेस स्लैब बी की वैल्यू है बोल रहे हैं। तो जो प्रेशर की वैल्यू है, जो नेट प्रेशर की वैल्यू, नेट प्रेशर की अगर वैल्यू जो हम देखें, जो लोड के कारण, जो आर रिजल्टेंट के कारण जनरेट होता है एट द बेस, तो नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ रिटेनिंग वॉल, नेट प्रेशर at base of retaining wall, base of retaining wall, retaining wall, retaining wall। तो दो तरह के फोर्स जनरेट होंगे, एक तो कंप्रेसिव नेचर का, दूसरा एक होगा जो इसेंट्रिसिटी के कारण जनरेट हो रहा है, इसेंट्रिसिटी के कारण जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं, ये फोर्स हो गया। अब प्रेशर की वैल्यू बोल रहे हैं, प्रेशर नेट प्रेशर, इसको पी से डिनोट कर रहा हूँ, नेट पी और दिए। तो प्रेशर जनरेट हो रहा है स्ट्रेस की यूनिट, तो एक तो जो डब्ल्यू है टोटल वेट वो कंप्रेसिव फोर्स में जनरेट करेगा, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये हो गया डब्ल्यू अपॉन एरिया, यानी वेट लोड अपॉन एरिया, तो एरिया बी इंटू वन, अंदर की जो डायमेंशन है, जो कॉन्टेक्ट बनेगा, जो प्रोजेक्टेड बेस एरिया है, तो क्या हो जाएगा बी इंटू वन हो गया। दूसरा होगा प्लस माइनस, तो इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से होगा, यानी सेम मैग्नीट्यूड, एक ही मैग्नीट्यूड का होगा। अब प्लस माइनस
अब जो ये इसेंट्रिक के कारण जो लोड इसेंट्रिसिटी लोड जनरेट होती है उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से होता है। तो ये प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस वाला, ये माइनस। तो अगर इसेंट्रिसिटी लग रहा है तो इसेंट्रिसिटी के कारण जो मोमेंट की वैल्यू आती है वो आ जाएगा W इंटू इसेंट्रिसिटी ई, ठीक है। और हम लोग सिग्मा इक्वल टू पढ़े हैं एम अपॉन आई इंटू आई, ठीक है। और एम अपॉन आई और आई अपॉन वाई इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस जेड। और अगर रेक्टेंगुलर है तो सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वल टू होता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन 6, बी डी स्क्वायर अपॉन 6। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा 1। और यहाँ पे डी जो है ये हो जाएगा बी, क्योंकि बेंडिंग तो 20 की वॉट हो रहा है, ये 20 है, 30 वॉट हो रहा है, ये 6। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू एम अपॉन जेड। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू यानी स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिक लोडिंग एम अपॉन जेड हो जाएगा फार्मूला। और इसको सॉल्व करेंगे तो एम इक्वल्स टू क्या था, डब्ल्यू इंटू ई। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो सॉल्व करेंगे तो 6 डब्ल्यू इंटू ई डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे नेट प्रेशर इक्वल्स टू, नेट प्रेशर की जगह तो यहाँ पे रखेंगे, पहले पुट करेंगे तो यहाँ पे 6 डब्ल्यू इंटू ई डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे आया था बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू, यहाँ भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, तो बी अपॉन डब्लू अपॉन बी बाहर हो गया और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस माइनस 6e अपॉन बी। तो ये फार्मूला हो जाता है और नेट प्रेशर तो अगर मैक्सिमम प्रेशर मिल रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेंगे। मैक्सिमम प्रेशर के लिए यूज़ पॉजिटिव साइन। एंड मिनिमम कब आएगा, एंड पी प्रेशर मिनिमम वैल्यू कब आएगा नेट प्रेशर, जब हम लोग साइन यूज़ करेंगे निगेटिव। तो अगर इसमें जो बेस है, बेस के अबाउट अगर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखें तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमारा बन जाता है। तो ये वैल्यू बताएगा कि टेंशन हो रहा है कि नहीं। अगर ये इसेंट्रिसिटी मिडिल थर्ड रूट फॉलो नहीं कर रहा तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम चला जाता है और ये टेंशन क्रिएट कर देता है। तो टेंशन होगा तो फेलियर होगा। टेंशन के लिए एक्स्ट्रा आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टील। तो हम लोग टेंशन से बचते हैं कि टेंशन क्रिएट ना हो। तो निगेटिव अगर वैल्यू आ रहा है तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो टेंशन क्रिएट होगा। पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो आप कंप्रेसिव नेचर करेंगे, कंप्रेसिव रहेंगे। तो अब कंप्रेशन को रेज करने के लिए कंक्रीट मोर देन सफिशिएंट है। तो जब भी टेंशन फेलियर हो रहा है कि नहीं, तो ये फेलियर हम लोग चेक करने के लिए पी मैक्स की मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं और वहाँ से देख जाते हैं कि टेंशन क्रिएट हो रहा है। और अगर टेंशन मिडिल थर्ड रूट फॉलो हो रहा है तो टेंशन क्रिएट नहीं है। तो ये तीसरा फेलियर होता है और उसको चेक करने के ये फार्मूले होते हैं। फार्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन बी, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस 6 ई अपॉन बी। तो ये फार्मूला हम लोग चेक करते हैं। पॉजिटिव आ रहा है तो कंप्रेशन है, निगेटिव आ रहा है तो टेंशन है। और टेंशन के लिए आपको टेंशन को रजिस्ट करना पड़ेगा, टेंशन क्रिएट हो रहा है।
अब फोर्थ फेलियर होता है आपका बियरिंग बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। तो बियरिंग बियरिंग फेलियर बियरिंग फेलियर थर्ड फेलियर बियरिंग फेलियर। अब बियरिंग फेलियर का मतलब ये है कि अगर हमारा ये रिटेनिंग वॉल है और रिटेनिंग वॉल ये टोटल वर्टिकल फोर्स सपोज करिए डब्ल्यू है, ये आपका नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, सोयल के पास जाएगा। तो अगर इस डब्ल्यू की वैल्यू अगर ये डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल से, या आप कह सकते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल से अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या कि फेल हो जाएगा रिटेनिंग वॉल, तभी फेल होगा बियरिंग में। तो अगर ये फेल हो रहा है तो इसी बोलते हैं बियरिंग फेलियर। तो जो सॉयल है, सॉयल की बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी वर्टिकल फोर्स है, टोटल वर्टिकल फोर्स टोटल टोटल वर्टिकल फोर्स वर्टिकल फोर्स ऑफ retaining wall which transfer which transfer into soil is always always less than less than equals to equals to bearing capacity से bearing capacity as well। तो bearing capacity as well ज़्यादा होना चाहिए, जो भी वर्टिकल फोर्स आ रहा है रिटेनिंग वॉल में उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तो बियरिंग फेलियर नहीं होगा। तो यही फेलियर होता है, ये चेक कर लेते हैं। तो काउंट अगर रिटेनिंग वॉल की हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में है, तो यहाँ पे बेसिक केवल पढ़ना था कितने टाइप्स के रिटेनिंग वॉल होते हैं, क्या उनके डेफिनेशंस हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यह सारे केवल इतने ही हम लोग को पढ़ना था यहाँ पे। अगर रेनफोर्समेंट के बारे में अगर हम देखें तो मैं बताया था कि जितने कंपोनेंट है सब में कांटिलीवर एक्शन होता है। तो अगर स्टेम है तो उसमें स्टेम के अंदर ऐसे कांटिलीवर एक्शन होगा। तो यहाँ पे जो भी मेन जो रेनफोर्समेंट है वर्टिकली प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे टुवर्ड्स द बैकफिल एंड जो मेन सरिया होगा वो बैकफिल की तरफ होगा। बैकफिल के इंटरफेस के जो इंटरफेस होगा उसके टुवर्ड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। और मिनिमम रेनफोर्समेंट जो स्लैब में प्रोवाइड करते हैं वही आपका माइल्ड स्टील है तो 15% ऑफ एजी और क्रॉस सेक्शनल एरिया, और HYSD बार है तो 12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये अभी वही फॉलो होता है। तो यह इतना डीप में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। आरसीसी वाला जो थ्योरी है या जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वो यहाँ नहीं पढ़ना है, केवल बेसिक पढ़ना था। तो हम लोग यहाँ पे इतना ही अपना पढ़ लिए हैं। तो आज के लिए थैंक यू।